नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों के काम करने से मेरा मतलब अभी राजनीतिक कार्यशैली की बात कर रहा हूं। उसकी क्षमता बड़ी अजीब है, बड़ी अद्भुत है। 7 साल में बीजेपी का एक तरह से कायाकल्प कर दिया है। बीजेपी के जनाधार को इतना बड़ा बना दिया है जो पिछले 73-74 सालों में कभी नहीं रहा, किसी भी नेता के नेतृत्व में नहीं रहा। हालांकि तब भी बीजेपी को आरएसएस और उसके दूसरे संगठनों का समर्थन प्राप्त था। अयोध्या आंदोलन की इतनी लोकप्रियता के बावजूद इस तरह का सामाजिक आधार बीजेपी का नहीं बना। क्यों नहीं बना? ऐसा क्या किया मोदी और शाह ने जिसकी वजह से आज बीजेपी का जो जनाधार है, खासतौर से आज बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की, कि वो अपराजेय नजर आ रही है? उसका बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से संगठन से समाज के लोगों को, खासतौर से गैर यादव पिछड़ा और गैर जाटव दलित को जोड़ने की कोशिश हुई है। सवर्ण पहले से बीजेपी के साथ थे। अयोध्या आंदोलन के समय से सवर्णों का उसे समर्थन मिलता रहा है। बीच बीच में जब उसकी हालत खराब हुई तो वो इधर उधर थोड़ा बहुत होता भी रहा है। लेकिन इस समाज के बीच में आरएसएस ने काम करने की बहुत कोशिश की है। सम्मेलन किए, भोज का आयोजन किया, दलितों के घर पर संघ के बड़े नेता गए। उसके अलावा मायावती को मुख्यमंत्री बनवाने के पीछे भी मकसद बीजेपी का यही था कि इससे दलितों में एक संदेश जाएगा कि उनके समाज की एक नेता को मुख्यमंत्री बनने में भारतीय जनता पार्टी ने मदद की, और एक बार नहीं 3-3 बार। लेकिन इस सब का कोई असर नहीं हुआ। बीजेपी को इस वर्ग का वोट नहीं मिला, और आज बीजेपी को न केवल गैर जाटव दलितों का समर्थन हासिल है, गैर यादव पिछड़ों का समर्थन हासिल है, बल्कि मोदी शाह की नई योजना आप सुनकर हैरान होंगे कि जाटव वोटों में भी सेंध लगाने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। जी हाँ, जाटव बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट है। मायावती इसी समाज से आती है। ये समाज जो है कभी डिगा नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने मायावती का साथ छोड़ा हो। फिर बीजेपी को क्यों लगता है कि ये समाज उसके साथ आ सकता है या उसका एक हिस्सा भी आ सकता है? इसकी तैयारी, अब आप देखिए, तैयारी उसका संगठन का तरीका, काम करने का तरीका जो मैं बात कर रहा हूँ कि जब 2018 में देश के सभी राजनीतिक दल और नेता 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तब बीजेपी न केवल लोकसभा बल्कि 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही थी। उसको मालूम था कि जो समाज उसके साथ आया है वो जुड़ा रहेगा, और उसके कई कारण हैं, वो अभी बताता हूं आपको क्या कारण है कि लगता था जुड़ा रहेगा। लेकिन 2018 में उसने इस योजना पर काम शुरू कर दिया कि 2022 में हमें जाटव वोट बैंक में सेंध लगानी है। तो उसके लिए क्या किया बीजेपी ने उस समाज से आने वाली बेबी रानी मौर्य, जो उसकी नेता थी, पहचान उस तरह से नहीं थी बड़ी, उनकी पहचान को बड़ा करने का बीड़ा उठाया। पहले उनको बाल अधिकार संरक्षण आयोग का सदस्य बनाया गया, घोषणा हुई इसकी, लेकिन वो पदभार संभालती इससे पहले ही उनको उत्तराखंड का राज्यपाल बना दिया गया, स्टेचर उनका बढ़ा दिया गया, एक संवैधानिक पद दे दिया गया। जाटवों के बीच में एक मैसेज चला गया, खासतौर से जाटव महिलाओं के बीच में मैसेज चला गया कि एक जाटव महिला को भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा संवैधानिक पद दिया है। और ये कार्यशैली आपको दिखेगी मोदी और शाह की। दूसरा उदाहरण, बड़ा उदाहरण जो है वो है रामनाथ कोविंद का, जो अभी राष्ट्रपति हैं। उनको राष्ट्रपति बनाने से पहले बिहार का गवर्नर बनाया गया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बेबी रानी मौर्य को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी है, मुझे मालूम नहीं है। अगर हो भी, अभी तो 2022 का चुनाव सामने, तो चुनाव से पहले उनको राज्यपाल पद से इस्तीफा दिलाया गया। इस्तीफा दिलाने के तुरंत बाद उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी बैठक हुई,
उनको जिम्मा दिया गया कि आपका जो लक्ष्य है वो जाटव समाज के वोटों, खासतौर से महिला मतदाताओं को बीजेपी के साथ जोड़ने, यानी हिंदुत्व के अम्ब्रेला के नीचे लाने का। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बेबी रानी मौर्य ने इसका बीड़ा उठाया। तो वरिष्ठ नेताओं से यहाँ दिल्ली में बातचीत होने के बाद, विचार विमर्श होने के बाद उनको भेजा गया लखनऊ। उनकी मुलाकात हुई लंबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, और उस मुलाकात में, उस बातचीत में उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी शामिल थे। और योजना बनी कि सभी 75 जिलों में उनकी रैलियां, कार्यक्रम, सभाएं होंगी। किस तरह से कार्यक्रम होंगे, किस तरह से आउटरीच का कार्यक्रम चलेगा, महिलाओं के बीच में क्या कार्यक्रम होगा और कब कब होगा, कहाँ होगा, कब, इसकी सारी रूपरेखा बनाने की जिम्मेदारी दी गई बाराबंकी से आने वाली प्रियंका रावत को, जो दलित समाज से आती हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई की महामंत्री हैं। तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है इस पूरे कार्यक्रम को बनाने की, उसके संचालन की। इसके अलावा देखिए, कांता करदम मेरठ से हैं, दलित नेता हैं, इनको मेयर का चुनाव लड़ाया गया। मेयर के चुनाव में हार गई कुछ वोटों से। तो पार्टी ने ऐसा नहीं किया कि चुनाव हार गई मेयर का तो अब ठीक है, अब आप इंतज़ार कीजिए 5 साल 10 साल, ऐसा नहीं किया। उनको उसके बाद तुरंत जो पहला मौका मिला उनको राज्यसभा में भेज दिया। इसके अलावा जाटव समाज से ही जीसी धर्मेश को राज्य मंत्री बनाया गया। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो पुनर्गठन हुआ उसमें दलित समाज को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया। तो कुल मिलाकर बीजेपी संगठन और सरकार के जरिए इस समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, अति पिछड़ा समाज के लोगों में ये संदेश दे रही है और देने में कामयाब हुई है कि हम आपके समाज के लोगों का एम्पावरमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उनको संगठन में जगह दे रहे हैं, उनको विधानसभा और लोकसभा का टिकट दे रहे हैं, उनको सत्ता में हिस्सेदारी दे रहे हैं। और इन ऐसी छोटी से मेरा मतलब है संख्या की दृष्टि से छोटी जातियों की, जिनके बारे में कोई राजनीतिक दल सोचता नहीं था, जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते हैं, सत्ता में आते हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा कभी। उनको खोज कर उनके बीच से नेता उभारने का, बनाने का, युवा लोगों की पहचान करने का और उनको फिर आगे लाने का काम जो है पार्टी कर रही है। और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। 2014, 2017, 2019 तीनों चुनावों में अति पिछड़े और गैर जाटव दलित जो है वो भाजपा के साथ रहे, डिगे नहीं। 19 में बड़ी उम्मीद थी विपक्षी दलों को कि ये उसका सामाजिक जनाधार टूट जाएगा। जब सपा और बसपा और आरएलडी का समझौता हुआ तो लगा कि बीजेपी साफ हो जाएगी, लेकिन 62+2 64 सीटें 80 में से बीजेपी जीतने में कामयाब हो गई। तो वो जो कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई। तो 2019 के चुनाव में जो महसूस किया बीजेपी ने, उससे पहले भी जो उसको लग रहा था कि ये जो किला, अभेद्य किला है मायावती का, जाटव वोटों का, इसमें सेंध लगाई जा सकती है। तो क्यों लगा? क्या आधार था उसका? उसका सबसे बड़ा आधार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की केंद्रीय योजनाएं। और उन योजनाओं में भी 2-3 योजनाओं का सबसे ज्यादा प्रभाव। पहले नंबर पर उज्ज्वला योजना, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन का जो है, उसने खास तौर से ग्रामीण और कस्बे की महिलाओं का, गरीब महिलाओं का, पिछड़ी और दलित महिलाओं का पूरा जीवन बदल दिया है, जीने का तरीका बदल दिया है। ये बात शहरों के लोग समझ नहीं सकते, जिनको ये सुविधाएं पहले से उपलब्ध हैं, सहज रूप से उपलब्ध है। दूसरा, शौचालय। अब ये कल्पना शहर के मध्य वर्ग के या निम्न मध्य वर्ग और उच्च वर्ग को तो छोड़ ही दीजिए, उनके लोगों की कल्पना में नहीं आ सकता कि घर में शौचालय होने का गरीब के, उस घर की महिलाओं पर क्या असर पड़ता है, उनका जीवन कैसे बदलता है और उनका उससे पहले का जीवन कैसा था। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, अपना घर होने का सुख, उसकी जो कल्पना है और वो साकार हो जाए, वो कितनी बड़ी बात है। ये जो है जिसको मिलता है वो समझ सकता है। इसके अलावा मुफ्त बिजली कनेक्शन और तमाम योजनाएं हैं, 20 योजनाएं हैं केंद्रीय योजनाएं, जिसमें खास बात ये हुई कि ये पारदर्शिता के साथ मिला, भेदभाव नहीं हुआ
इस जाति के हो या इस धर्म के हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हुआ कुछ, रिश्वत नहीं देनी पड़ी। लेकिन इन सब पर भारी पड़ा है कोरोना के दौरान जो मुफ्त राशन की योजना केंद्र सरकार और उसमें राज्य सरकार ने योगदान किया, उसका असर गरीब आदमी को लगा कि इस महामारी के दौर में जब सब कुछ बंद था, कहीं काम धाम नहीं था, कुछ आने जाने को नहीं था, तब हमको मुफ्त में राशन इस सरकार ने दिया कि हम भूखे न मरने पाए। और संकट के समय आप किसी की मदद कीजिए, खासतौर से गरीब आदमी की मदद कीजिए, वो कभी जिंदगी में भूलता नहीं है। तो ये बात उनको जो है उनके मन पर, उनके मस्तिष्क पर, उनके दिल पर जो है उसने बड़ी गहरी छाप छोड़ी है। तो उसका फायदा मिल रहा है। तो जो बीजेपी ने संगठन के स्तर पर किया, उसको कॉम्प्लीमेंट किया सरकार की योजनाओं से। महिलाओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो गरीब के बारे में सोचने वाला, उनके जीवन स्तर को सुधारने वाला, उनके लिए काम करने वाला, ऐसे नेता के रूप में बनी। उन पर जो विश्वास है बड़ा अटूट विश्वास है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो समीकरण बन रहा है, ये जो जाटों वोटों में सेंध लगाने की बीजेपी कोशिश कर रही है, ये पहली कोशिश उसकी कामयाब इस बार हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जाटों वोट मायावती से टूटकर, बसपा से टूटकर बीजेपी के साथ आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी की नज़र अभी पहले कदम के रूप में जाटों वोटों में, महिला जाटों वोट मतदाताओं पर है। और उसके लिए जो प्रयास किया जा रहा है, इसके अलावा जो राज्य सरकार का कामकाज है, वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है वो अति पिछड़े और दलित समाज के लोगों का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। लेकिन सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उनका फायदा हुआ है, ये तो सही है। लेकिन उन सबसे ऊपर जो बात है, जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा प्रभाव डाला जो है कोरोना के दौरान जो है मुफ्त राशन की योजना ने, वैसे ही राज्य सरकार के कामकाज में सबसे ज़्यादा असर जिस बात का हुआ है वो है कानून व्यवस्था, गुंडा और माफिया राज का खात्मा। उससे जो लोगों के मन में सुरक्षा की भावना आई है, उसका मुकाबला और कोई जो है सरकार का कार्यक्रम, कोई विकास का कार्यक्रम नहीं कर सकता। ये जो लड़कियों का बाहर निकलना बंद हो गया था, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद हो रही थी, जीवन असुरक्षित हो गया था, लड़कियों का क्या, पुरुषों के लिए, युवकों के लिए कि शाम के बाद घर से बाहर न निकले, पता नहीं क्या होगा। और आदमी औरत तो छोड़िए, आपके पशु भी सुरक्षित नहीं थे, आपका घर सुरक्षित नहीं था। कौन कब्जा कर लेगा, जमीन पर कौन कब्जा कर लेगा, आपको मारकर भगा देगा, पुलिस में सुनवाई नहीं होगी, सरकार में सुनवाई नहीं होगी, वो सब खत्म हो गया। उसका असर सबसे ज्यादा हुआ है। अगर बीजेपी की जीत में किसी एक मुद्दे का चुनाव करना हो तो इस समय उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काम किया है वो बिजली की व्यवस्था, बिजली सप्लाई। 22 से 24 घंटे गांव से शहर तक बिजली आ रही है। ये 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए अकल्पनीय था। ऐसा हो सकता है, ये अगर आप किसी से कहते तो वो कहता कि फालतू की बात मत कीजिए, ऐसा संभव ही नहीं। ठीक है, कुछ जिलों में हो सकता है। सपा बसपा के समय, खासतौर से सपा के समय 5 जिले थे जिनमें जो है 24 घंटे बिजली आती थी। वो सपा नेताओं के जो जिले थे, जहाँ के वो रहने वाले या वहाँ जहाँ से वो जनप्रतिनिधि थे, उसके अलावा नहीं। बाकी 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, वो भी कब आएगी कब जाएगी किसी को पता नहीं था। तो बिजली आने का पूरे जीवन पर असर पड़ता है। दैनिक जीवन जो है आपका, वो उस पर प्रभाव पड़ता है। आपके रहने, खाने, खेती बाड़ी, उद्योग धंधा, सब पर असर पड़ता है उसका। इसके अलावा देखिए, बात हो रही है इस समय किसान आंदोलन को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, जाट वोट उससे खिसक सकती है। अब ये आशंका है, सच्चाई कितनी है ये चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन 2014, 2017 और 2019 3 चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से
जाट वोटों का 35 से 40% वोट बीजेपी को मिलता रहा है। इस बार भी मिलेगा, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है, लेकिन आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि कुछ कम हो सकता है। तो बीजेपी कोई जो है कोर कसर नहीं रखना चाहती इसकी भरपाई के लिए। अब आप देखिए, जो 26 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पंचायत हुई, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की थी। उसमें जो सैनी, पाल, कश्यप इस समाज के लोग हैं, उनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा थी। उनमें नाराज़गी है जाटों के इस आंदोलन को लेकर। उनको लगता है कि ये जाटों की दादागिरी है, उसके खिलाफ वो गोलबंद हो गए। इनमें से हो सकता है कुछ लोग छिटक जाते वैसे अगर ये आंदोलन ना होता तो बीजेपी से, लेकिन अब वो बीजेपी के पक्ष में लामबंद हो गए। एक फ़ायदा ये हुआ है, मेरठ से सहारनपुर के बीच में 40 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिनमें जाटव वोटों का प्रतिशत 20 से ज़्यादा है। 2007 में सबसे ज़्यादा सफलता इसी इलाके से मायावती को मिली थी। जब उनको मुस्लिम वोट मिला तो जाटव और मुस्लिम मिलकर एक बड़ा स्ट्रांग, बड़ा सशक्त कॉम्बिनेशन बनता है। अब इस चुनाव में देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन उसमें जाटव वोटों का अगर थोड़ा सा भी प्रतिशत इधर खिसकता है तो विजेपी के लिए बहुत बड़ा प्लस होगा। और ये याद रखिए, 2017 के चुनाव में बीजेपी को 71 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली थी। प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं आरक्षित, उनमें से 71 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। वो संख्या बढ़ने वाली है और दलित वोटों का प्रतिशत जो बीजेपी को पिछले 3 चुनाव में मिला है उससे ज़्यादा मिलने वाला है। तो ये जो बेबी रानी मौर्य का एलिवेशन है, जो उनको उतारा गया है, देखिए, एक महिला नेता जब अपने समाज के लोगों में जाती है, उनसे बातचीत करती है, तो उसका असर ज़्यादा होता है। किसी पुरुष नेता के जाने की बजाय वो उस तरह का रैपो नहीं बन पाता जो महिला नेता और मतदाता के बीच में बन जाता है। दलितों की पार्टी कही जाती है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन कोई महिला दलित नेता बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। और समाजवादी पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, महिला दलित नेता छोड़िए, पुरुष दलित नेता भी खोजने में मुश्किल होगी, क्योंकि गांव और कस्बे में जो लड़ाई है वो यादव समाज और दलित समाज के बीच में ही है। तो समाजवादी पार्टी ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती दलित वर्ग को अपने साथ जोड़ने की। लेकिन बाकी पार्टियाँ, देखिए, बीजेपी के काम करने और बाकी पार्टियों के काम करने में, जो पहले बीजेपी कर रही थी वही अब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी कर रही है कि सम्मेलन करना, बुला लेना, कुछ एक दिन के लिए थोड़ा सम्मान दे देना, आतिथ्य कर देना। बीजेपी ये सब करके देख चुकी है और उसको पता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कम से कम राजनीतिक रूप से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो 14 के बाद रणनीति जो बदली बीजेपी ने, उसका फ़ायदा हुआ है। तो ये पार्टियां जो कर रही हैं, ये सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो या पिछड़ा वर्ग सम्मेलन हो या दलित सम्मेलन हो, उसका कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जो संगठन के स्तर पर काम किया है, फिर सरकार के कामकाज से इसको सप्लीमेंट किया है, फिर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो देश भर में है, उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि है, ईमानदार लोग हैं, गरीब की चिंता है, गरीब के लिए काम करने के बारे में सोचते हैं, ये सब छवि जो है वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही है। जब मैं बार बार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अपने प्रतिद्वंदियों से भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, तो इन्हीं कारणों से कहता हूं कि उसका जो सामाजिक आधार की उसकी जो छतरी है, उसका आकार बढ़ता जा रहा है। नए लोग आ रहे हैं, दूसरी जगह कहीं जोड़ नहीं रहा कोई। लेकिन चुनाव तो चुनाव होता है, इसलिए कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा। हाँ, मतलब जो जमीन पर दिखाई दे रहा है वो बता रहा हूं। तो देखिए 2022 में क्या होता है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे ये अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।